हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुलभ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है। एंड देखिए, सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है जिसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणा और वाद विवाद, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्योंकि देखिए, इन वीडियोस के माध्यम से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं, यानी फुल बुक के जो क्वेश्चन विद आंसर हैं, हम लोग उन्हें कवर कर रहे हैं। चाहे आपने ये बुक पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, अगर आपने ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देख लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। क्योंकि इस वीडियोज़ के माध्यम से आप पूरी ही होल बुक को कवर कर पाएंगे। क्योंकि इन वीडियोज़ में सभी जो चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड देखिए, इस पूरी ही एक तरह से ये सीरीज़ है जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे थे। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है इस इंपॉर्टेंट सीरीज़ का, जिसमें हम और जो उससे आगे की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। क्योंकि जिस तरह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप भी देखो लास्ट तक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। लास्ट जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड एक और चीज़ है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूँगी, तो लास्ट तक ज़रूर रहना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, एच मार्गनथाउ द्वारा शास्त्रीय यथार्थवाद का एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी एच मार्गनथाउ द्वारा जो शास्त्रीय यथार्थवाद दिया गया है, इसके ऊपर आपको एक संक्षिप्त निबंध लिखना है या इसके ऊपर आपको बताना है। तो हम लोग करेंगे स्टार्ट परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे, शास्त्रीय यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक प्रभावशाली सिद्धांत है जिसकी स्थापना प्रमुख अमेरिकी विचारक हंस जे मार्गनथाउ ने की थी। यानी इसकी जो स्थापना है या इसकी जो शुरुआत है वो हंस जे मार्गनथाउ ने की थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था। यानी इन्होंने अपनी जो बुक है इसमें इस सिद्धांत को बताया था। शास्त्रीय यथार्थवाद मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानव प्रकृति में अंतर्निहित शक्ति की इच्छा पर आधारित है। यानी इनका मानना है कि जो मानव राजनीति है वो अंतर्निहित जो शक्ति है मानव के अंदर उस पर आधारित होती है। ठीक है, यह विचारक युद्ध, संघर्ष और शक्ति के यथार्थ के पक्ष को केंद्र मानते हैं। यानी इनका मानना है कि युद्ध होना, संघर्ष होना, शक्ति को अर्जित करना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और ये सभी इनका केंद्र होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शास्त्रीय यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत। अगर हम इनके प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो पहला हम देखेंगे राजनीति की जड़ें मानव प्रकृति में। किस तरह से जो राजनीति है उसकी जड़ें मानव प्रकृति में है। मार्गनथाउ के अनुसार राजनीति का मूल कारण मानव की शक्ति की इच्छा, यानी जो मानव शक्ति अर्जित करना चाहता है या शक्ति चाहता है उसकी इच्छा होती है। चूंकि मनुष्य स्वार्थी और शक्ति लोभी है, इसलिए राष्ट्र भी वही व्यवहार करता है। यानी देखिए, जो इनका मानना है कि जो मनुष्य होता है वो स्वार्थी होता है, वो अपने बारे में सोचता है और लोभी होता है, यानी शक्ति अर्जित करना चाहता है। इसीलिए जो राष्ट्र होता है वो भी इसी तरीके से सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय हितों की अवधारणा। किस तरह से उन्होंने कहा कि विदेश नीतियों का आधार राष्ट्रीय हित होना चाहिए, ना कि नैतिक या आत्मक तर्क। यानी इनका कहना है कि जो विदेश नीति होती है उनका जो आधार हो वो राष्ट्रीय हित हो, ना कि नैतिक या फिर भावनात्मक तर्क हो। हर राष्ट्र अपने अस्तित्व, सुरक्षा और शक्ति को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ये बिल्कुल सच है कि हर राष्ट्र या हर देश जो है, देखिए राष्ट्रीय का मतलब यहाँ देश से है कि हर जो देश है वो अपनी जो अस्तित्व है, सुरक्षा है, शक्ति है, उसको बनाए करने के लिए या बनाए रखने के लिए ही कार्य करता है। अब हम देखेंगे शक्ति की प्राथमिकता। किस तरह से जो शक्ति है उसकी प्राथमिकता होती है, इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे शक्ति राजनीति की केंद्रीय धुरी है, यह सैन्य, आर्थिक और कूटनीति हो सकती है। यानी जो शक्ति है वो राजनीति की केंद्र होती है जिसमें हम सैन्य, आर्थिक और कूटनीति देख सकते हैं। मार्गनथाउ का मानना था कि राष्ट्र के बीच संबंध शक्ति संतुलन से संचालित होता है। यानी राष्ट्र के बीच जो संबंध है वो शक्ति संतुलन से ही बनता है। अगर शक्ति संतुलन ना हो राष्ट्र के बीच में तो इसका संचालन यानी इसे सही से नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिकता और राजनीति अलग है। किस तरह से जो नैतिकता है और राजनीति है वो अलग अलग है। इसमें आप लिखेंगे मार्गनथाउ के अनुसार राजनीति में नैतिकता की सीमाएं होती हैं। एक राष्ट्रीय जो भी कहता है वह उसके राष्ट्रीय हित और अस्तित्व की रक्षा हेतु होता है, भले ही वह नैतिक रूप से उचित ना हो। यानी देखिए, अगर कोई भी राज्य या कोई भी
जो देश है वो कुछ भी कर रहा है तो वो अपनी जो राष्ट्रीय हित है उसको देखता है, चाहे वो नैतिक रूप से सही हो या ना हो, पर वो अपने राष्ट्रीय हित को सबसे पहले रखता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता किस तरह से। चूंकि कई वैश्विक सरकार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है जहाँ हर राज्य को अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है। यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कोई सरकार थोड़ी ना होती है, इसी वजह से हर राष्ट्रीय या जो देश है उसे अपनी रक्षा खुद करनी होती है। इसीलिए लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जो देश है वो परमाणु हथियार बनाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए ही तो बनाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी सरकार नहीं मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे महत्व और प्रभाव। मार्किन थाउ के सिद्धांत ने युद्ध के दौरान अमेरिकी विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया। यानी मार्किन थाउ का जो ये सिद्धांत है, इसने शीत युद्ध के टाइम पे जो अमेरिकी विदेश नीति थी उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और इसका प्रभाव हम अब भी देख सकते हैं। उनके विचारों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण को धारा में ला दिया। यानी जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाने लगा था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। आज भी क्लासिकल यथार्थवाद को समझे बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को पूरी तरह से समझना मुश्किल है। यानी अगर हम आज की बात करें तो हमें क्लासिकल जो यथार्थवाद है उसको समझना पड़ता है, तभी हम जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको समझ पाते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे सशस्त्रीय यथार्थवाद की आलोचना। यानी जो सशस्त्रीय यथार्थवाद है इसकी आलोचना किस आधार पर करते हैं। तो पहला आप लिखेंगे नैतिक दृष्टि की उपेक्षा। किस तरह से यह सिद्धांत नैतिक मूल्य की अनदेखी करता है, यानी इसमें जो नैतिक मूल्य हैं उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सहयोग की सहभागिता से इनकार। यह राष्ट्रीय के बीच सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका को कमजोर करता है। यानी राज्य और जो राष्ट्रीय होता है इनके बीच जो सहयोग होता है इसकी जो भूमिका होती है उसको इनकार कर देता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकासशील देशों की स्थिति की अनदेखी। यानी जो विकासशील देश होते हैं उनकी स्थिति को अनदेखा कर देता है। ये सिद्धांत पश्चिमी शक्तियों की संरचना पर केंद्रित है। यानी जो विकसित देश है सिर्फ उनकी जो शक्ति है या उनकी जो संरचना है उस पर ही आधारित है, जो विकासशील देश है उनको नज़रअंदाज करता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे हांस मार्केनथाउ का सशस्त्रीय यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की वास्तविकता को समझने का एक प्रभावशाली ढांचा प्रदान करता है। यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता की बात करें तो ये एक प्रभावशाली जो ढांचा है या प्रभावशाली जो रूप है वो प्रदान करता है, उसे समझने में हमारी हेल्प करता है। यह हमें ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति, हित और आत्म रक्षा प्रमुख तत्व हैं। यानी ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें शक्ति हो गए, हित हो गए और आत्म जो रक्षा है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं जैसे कि अभी हमने देखी थी, फिर भी यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक यथार्थवादी विचार की नींव बनाता है। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो इसी वजह से जो आधुनिक यथार्थवाद है उसकी भी नींव इसी के आधार पर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी या कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैसे नव उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राष्ट्रीय उदारवादी सिद्धांत से अलग तरीके से वर्णित करते हैं, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। यानी किस तरह से जो नव उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको ये सशस्त्रीय जो उदारवादी सिद्धांत है उससे अलग मानते हैं या उससे अलग वर्णन करते हैं, किस तरह से ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से। पहले हम स्टार्टिंग करेंगे परिचय से। ठीक है, परिचय में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवाद एक प्रमुख सिद्धांत रहा है। यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो उदारवाद सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत के रूप में रहा है, जो यह मानता है कि राष्ट्र के बीच सहयोग, संस्थाएं, लोकतंत्र और आर्थिक परस्पर निर्भरता युद्ध और संघर्ष को रोक सकती हैं। यानी अगर राज्यों के बीच या देशों के बीच सहयोग ना हो, संस्थाएं ना हो, लोकतंत्र ना हो, आर्थिक परस्पर निर्भरता ना हो, तो ये चीज़ जो है ये युद्ध कर सकती है। इसी वजह से इन सबको रोकने के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं जो कि युद्ध और संघर्ष को रोकती हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शास्त्रीय उदारवाद की सीमाओं को समझते हुए नव उदारवाद का उदय हुआ। यानी हम कह सकते हैं 20वीं शताब्दी की जब उत्तरार्ध आया था, शुरुआत थी, उस टाइम पे ही जो सशस्त्रीय उदारवाद है उसकी नींव रखी थी और नव उदारवाद भी आया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और आर्थिक हितों की भूमिका को अधिक व्यापारिक और तरीके से प्रस्तुत किया। यानी हम इसको सशक्त तरीके से अपने सामने देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे सशस्त्रीय उदारवाद। अगर हम सशस्त्रीय उदारवाद की बात करें तो इसकी शब्द विवरण किस तरह से कर सकते हैं सशस्त्रीय उदारवाद का, तो इसमें आप लिखेंगे यह सिद्धांत 18वीं और 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। यानी मेनली हम कह सकते हैं ये 18वीं और 19वीं शताब्दी का सिद्धांत है। अगर हम इसके प्रमुख विचारक की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे
मैनुअल कांट और वुड्रो विल्सन जो है ये इसके प्रमुख विचारक हैं। यह मानते हैं कि मनुष्य मूल्यतः सहयोगी होता है और विश्व शांति संभव है। यानी देखिए ये मानते हैं कि जो मनुष्य है वो सहयोगी होता है और विश्व में शांति जो है वो संभव होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्र व्यापार को शांति के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। यानी इसमें जो प्रमुख स्रोत होते हैं उसे लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्र जो व्यापार है उसे शांति का प्रमुख स्रोत माना जाता है या प्रमुख स्रोत के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे युद्ध को नैतिक विफलता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो नैतिक विफलता के कारण ही होता है। अब हम देखेंगे नव उदारवाद संक्षिप्त विवरण। यानी अगर हम नव उदारवाद की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे यह 1970 और 1980 के दशक में विकसित हुआ, जब यथार्थवाद फिर से प्रमुख हो गया था। यानी इस टाइम पे जो यथार्थवाद था ये फिर से प्रमुख हो रहा था या फिर से बढ़ रहा था जब इसका विकास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम इनके प्रमुख विचारकों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे रॉबर्ट एन, जोसेफ नाय आदि जो हैं इसके प्रमुख विचारक हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नव उदारवादी यथार्थवाद के कुछ पहलुओं को स्वीकार करते हैं, जैसे अराजकता और राज्य हित, परंतु यह मानते हैं कि सहयोग संभव है। यानी देखिए ये तो मानते हैं कि जो अराजकता है और जो राज्य हित है वो संभव है, या ये कहें ये एक्चुअल में होता है, लेकिन सहयोग भी संभव है। ऐसा नहीं है कि हम ये बिल्कुल नकार दें कि सहयोग नहीं होगा। ठीक है, इसका जोर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, नियमों और आपसी जो निर्भरता होती है उस पर हम इसका पूरा जो जोर है या ये कहें पूरी जो डिपेंडेंट है ये उसी पर होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है और राज्य के साथ साथ गैर राज्य इकाइयों को भी महत्व देता है। यानी ये राज्य को तो महत्व देता है, साथ में जो गैर राज्य इकाई होती हैं उनको भी महत्व देता है, यानी जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नव उदारवाद बनाम सशस्त्रीय उदारवाद के प्रमुख अंतर। अगर हम इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो इन दोनों में क्या अंतर है। अगर हम अंतर की ही बात कर रहे हैं तो चलिए अंतर देखेंगे। ये यहाँ हमारा सशस्त्रीय उदारवाद है, यहाँ हमारा नव उदारवाद है। तो अगर प्रकृति की बात करें तो उदारवादी होती है, यहाँ व्यवहारवादी होती है। ठीक है, अगर राज्य के दृष्टिकोण की बात करें तो राज्य सहयोग के लिए स्वाभाविक रूप से इच्छुक होते हैं, यानी अगर इनका मन है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। राज्य स्वार्थी हो सकते हैं लेकिन संस्थाएं सहयोग बढ़ा सकती हैं। यानी इनका मानना है कि राज्य जो है वो हो सकता है वो स्वार्थी हो, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो सहयोग करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्थाएं और कानून आदर्श रूप से सहयोग उपकरण होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे व्यापारिक रूप से सहयोगों को संरक्षित और नियमित करने वाले साधन होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ सहयोग की प्रकृति की बात करें तो मानवीय स्वभाव पर आधारित होती है, यहाँ पर संस्थागत संरचनाओं और पारंपरिक लाभ पर आधारित होती है। यानी जो पारंपरिक लाभ होता है ये उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। और युद्ध और शांति की बात करें तो युद्ध अनैतिक है, यानी यहाँ युद्ध को अनैतिक माना जाता है और यहाँ पर युद्ध अराजकता की स्थिति का परिणाम है जिससे संस्थागत ढांचे से रोका जा सकता है। यानी यहाँ पर युद्ध को रोकने का कार्य किया जाता है और यहाँ युद्ध को स्वाभाविक मान लिया जाता है। अब हम देखेंगे विशेष शास्त्रीय उदारवाद और नव उदारवाद। विशेष शास्त्रीय उदारवाद और नव उदारवाद को इसमें आप लिखेंगे प्रकृति जो है आदर्शवादी और व्यवहारिक होती है। किस तरह से, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप इसमें लिखेंगे राज्य का दृष्टिकोण राज्य सहयोग के लिए स्वाभाविक रूप से इच्छुक है। राज्य स्वार्थी हो सकता है लेकिन संस्थाएं सहयोग बढ़ा सकते हैं। यानी इसमें माना जाता है कि जो राज्य है वो स्वार्थी हो सकता है लेकिन जो संस्थाएं हैं वो सहयोग बढ़ाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्थाएं और कानूनी आदर्श रूप में सहयोगों के उपकरण व्यवहारिक रूप से सहयोगों को संरक्षित और नियमित करने वाले साधन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इनको साधन के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी प्रकृति मानवीय स्वभाव पर आधारित, संस्थागत संरचनाओं और पारंपरिक लाभ पर आधारित होती है। यानी हम यहाँ पर जो सहयोग है उसे संस्थागत जो संरचनाएं हैं, पारंपरिक जो लाभ है उस पर आधारित देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे युद्ध और शांति। युद्ध अनैतिक है, युद्ध अराजकता की स्थिति का परिणाम है जिससे संस्थागत ढांचे को रोका जा सकता है। यानी यहाँ पर जो युद्ध है उसे अराजक माना जाता है और संस्थागत जो ढांचे होते हैं उनसे इसे रोककर शांति स्थापित करने की बात की जाती है। अगर हम नव उदारवादी की विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे संस्थागतवाद, जिसमें आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी WTO, IMF आदि राष्ट्रीय को सहयोग करने और विवाद
सुलझाने में सहायक होता है। यानी हम यहाँ पर इन सभी जो संगठन है जैसे कि WTO हो गया या फिर IMF हो गया, इन्हें विवाद सुलझाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारंपरिक निर्भरता, किस तरह से आर्थिक, पर्यावरणीय और तकनीकी क्षेत्रों में राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, जिससे सहयोग की आवश्यकता बढ़ती है। यानी जो पर्यावरणीय है और तकनीकी जो हमारे एक तरह से निर्भरता है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सूचना और पारदर्शिता, किस तरह से इसमें आप लिखेंगे सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता गलतफहमी और टकराव को कम करती है। यानी अगर सूचना हो, आदान प्रदान हो, सूचना का आदान प्रदान हो, पारदर्शिता हो, तो जो गलतफहमी जैसी चीज़ें हैं या टकराव जैसी चीज़ें हैं उनको कम करने का कार्य करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य के अलावा अन्य इकाइयों की भूमिका। यानी राज्य के अलावा भी यहाँ अन्य इकाई जो है वो भूमिका निभाती हैं। किस तरह से नव उदारवाद, गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी अहम मानती हैं। यानी इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको भी अहम माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे नव उदारवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और शांति की अधिक यथार्थवाद और संस्थागत व्याख्या प्रस्तुत की है, जो शास्त्रीय उदारवाद की तुलना में अधिक व्यापारिक मानी जाती है। यानी हम इसे अधिक व्यापारिक मान सकते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि यद्यपि विश्व अराजक है, परंतु संस्थाएं नियम और परस्पर लाभ राष्ट्रीय के सहयोग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यानी जो राष्ट्रीय का लाभ होता है उसके लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार नव उदारवाद आज के वैश्वीकरण और संस्थागत विश्व की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। यानी आज हम इसकी जो बेहतर समझ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मार्क्सवादी सिद्धांत पर एक संक्षिप्त निबंध। यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत हैं उन पर जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो क्या कहता है, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो परिचय देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक वैकल्पिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो मुख्य धारा में यथार्थवाद और उदारवाद से भिन्न है। यानी अगर हम मुख्य धारा में देखें तो ये जो है ये यथार्थवाद और जो उदारवाद है उससे बिल्कुल भिन्न होता है जो हमारा मार्क्सवाद है। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आर्थिक शोषण, वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी व्यवस्था की विषमताओं के संदर्भ में समझता है। यानी ये जो है ये कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था सिद्धांत, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसे आर्थिक शोषण, वर्ग संघर्ष और जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी जो विषमता है उसके संदर्भ में या फिर उसके जो रिलेट है वो करके देखता है। अगर हम इसकी मुख्य जो विचारधारा है उसमें देखें तो इसमें आप लिखेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार विश्व व्यवस्था पूंजीवादी शोषण पर आधारित है, जहाँ विकसित पूंजीवादी राष्ट्रीय विकासशील देशों का आर्थिक दोहन करते हैं। राष्ट्रीय के बीच असमानता, संबंध, निवेशवाद और साम्राज्यवाद के नए रूप इसकी व्यवस्था के परिणाम होते हैं। यानी हम इसकी जो व्यवस्था है उसके उपनिवेशवाद और जो साम्राज्यवाद है उसके नए रूपों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख जो विशेषता है। प्रमुख विशेषताओं में आप लिखेंगे आर्थिक संरचना पर जोर। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक निर्णय की जड़ें ये आर्थिक स्थिति, आर्थिक हितों में होती हैं। यानी ये आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत करने या फिर उस पर जोर देती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्रीय और परिधि सिद्धांत। किस तरह से दुनिया को दो वर्गों में बांटा गया। केंद्र यानी जो धनी जो देश हैं उन्हें, और परिधि मतलब जो गरीब देश हैं उन्हें। देश परिधि देशों का शोषण करते हैं और जो केंद्र देश होते हैं यानी धनी देश जो होते हैं वो गरीब देशों का यानी परिधि देशों का शोषण करते हैं, उन पर कब्जा करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे साम्राज्यवाद की आलोचना। किस तरह से आलोचना होती है इसमें आप लिखेंगे लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का चरम रूप है जो युद्ध और वैश्विक असमानता को जन्म देता है। यानी साम्राज्यवाद की ही वजह से जो हमारे युद्ध है, वैश्वीकरण है और जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको चरम रूप देता है, जिसकी वजह से शोषण जैसी स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वर्ग संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय रूप। किस तरह से जैसे समाज में पूंजीवादी और श्रमिक के बीच संघर्ष होता है वैसे ही वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्रीय और निर्बल राष्ट्रीय के बीच टकराव होता है। यानी हम यहाँ पर जो टकराव वाली स्थिति है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति और सैन्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आर्थिक विषमताओं और शोषण के दृष्टिकोण से समझते हैं। यानी यहाँ पर जो शक्ति है उसको नहीं माना जाता, ये सैन्य जो है दृष्टिकोण है उसको नहीं देखा जाता, बल्कि जो आर्थिक विषमताएं हैं, शोषण है, उसको ध्यान में रखा जाता है। यह दृष्टिकोण वैश्विक न्याय, समानता और संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है कि वैश्विक स्तर पर क्या संरचना में परिवर्तन होना चाहिए, क्या सामाजिक न्याय होना चाहिए, और वर्तमान वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारीवादी दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो नारीवादी दृष्टिकोण है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत है इसका आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक आलोचनात्मक और वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यानी हम यहाँ पर इसे एक आलोचनात्मक और वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए देख सकते हैं। यह परंपरागत सिद्धांत जैसे यथार्थवाद और उदारवाद की सीमाओं को उजागर करते हुए यह प्रश्न उठाता है कि क्यों वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्त्रियों की भूमिका अनुभव और दृष्टिकोणों को नगण्य माना गया है। यानी देखिए ये इस बात पर जोर देता है कि जो स्त्रियां हैं उनकी जो भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे क्यों अनदेखा या फिर नगण्य माना जाता है, उसे गिना क्यों नहीं जाता, इस बात पर जोर देता है। नारीवादी सिद्धांत यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्यधारा पुरुष प्रधान रही है और इसमें लिंग आधारित असमानताओं को अनदेखा किया जाता है। यानी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहाँ पर हम पुरुष प्रधान जो राजनीति है उसे देख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पुरुष हैं वही ज़्यादा हैं, स्त्रियों की जो बात है वो तो रखी ही नहीं जाती। इस वजह से हम यहाँ लिंग के आधार पर जो असमानता है या फिर भेदभाव कह लो वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे लिंग की भूमिका पर जोर। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे नारीवादी विद्वान यह मानते हैं कि लिंग केवल जैविक नहीं बल्कि एक सामाजिक संरचना है जो सत्ता संबंधों को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पुरुषों की सक्रिय भूमिका और महिलाओं की अदृश्यता इस समान संरचना को दर्शाती है। यानी हम यहाँ पर जो हमारी लिंग है और जो हमारी सामाजिक संरचना है उन सभी को देख सकते हैं और किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें जो पुरुष होते हैं उनका वर्चस्व और महिलाओं को जो अनदेखा है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे युद्ध और सुरक्षा की परिभाषा पर पुनर्विचार। किस तरह से युद्ध और जो सुरक्षा है उसकी जो परिभाषा है उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे परंपरागत सिद्धांत युद्ध को सत्ता और सैन्य शक्ति से जोड़ते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण युद्ध को नारी जीवन पर प्रभाव, यौन हिंसा, शरणार्थी संकट और सामाजिक असुरक्षा के आधार पर समझ सकती है। यानी यहाँ पर हम यौन हिंसा और जो शरणार्थी जो संकट होते हैं, सामाजिक जो असमानता हैं उनके आधार पर हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा हाई बनाम लो पॉलिटिक्स की आलोचना। किस तरह से जो हाई और लो पॉलिटिक्स है उसकी आलोचना होती है। इसमें आप लिखेंगे मुख्य धारा सिद्धांत केवल हाई पॉलिटिक्स जैसे रक्षा, युद्ध, कूटनीति पर ध्यान देती है। नारीवादी लो पॉलिटिक्स जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा और मानवीय सुरक्षा को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा मानती है। यानी देखिए ये जो है हाई जो पॉलिटिक्स होती है उसमें सुरक्षा हो गई, युद्ध हो गई, कूटनीति हो गई, इन पर ध्यान दिया जाता है। और जो लो पॉलिटिक्स होती है उसमें शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, घरेलू जो हिंसा है, मानवीय जो सुरक्षा है, उन सभी पर ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं जो हमारी शिक्षा है वो बहुत पीछे है। अगर आप ही देखोगे ना जो अभी ट्रेंडिंग में है या ये कहूँ जो रील्स वगैरह बनाते हैं ना वो ज़्यादा अर्न कर लेते हैं टीचर के मुकाबले, या वो ज़्यादा इजीली अपनी लाइफ स्पेंड कर लेते हैं, अपनी लाइफ जी लेते हैं जितना टीचर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। अब देखिए अगर किसी के पास 15 मेडल है ना वो किसी भी जॉब के लिए जाएगा ना उसे कॉलिंग वाली जॉब मिलेगी कि भाई तुम कॉलिंग का काम कर लो, इससे ऊपर हम नहीं दे सकते। और अगर किसी के पास एक भी मेडल नहीं है ना, वो सिर्फ स्टार है भैया, रील्स वगैरह बनाता है, तो उससे बोलेंगे आ जाओ तुम तो वीआईपी हो, तुम्हें तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसा रियलिटी में हो रहा है अब हमारे समाज में। जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास इतनी सारी डिग्री हैं, फिर भी उन्हें काम क्या दिया जाता है, आ जाओ भाई तुम कॉलिंग वाला ये ऐसे काम करो और
जिसके पास कुछ नहीं है उसे फिर भी एक वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महिलाओं की भागीदारी, किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें महिलाओं की भागीदारी है। तो इसमें आप लिखेंगे, नारीवादी यह आदर्श है कि यूएन जैसी संस्थाओं में नीति निर्माण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, जिसमें वैश्विक निर्णयों में लैंगिक दृष्टिकोण की कमी होती है, या वैश्विक जो निर्णय है उसमें हम लैंगिक दृष्टिकोण को कम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण की प्रकार अनुसार विविधता, किस तरह से। तो पहला हम देखेंगे उदार नारीवाद, महिलाओं की समान भागीदारी और अधिकार पर बल देते हैं, यानी ये जो है ये महिलाओं की जो समान भागीदारी है और अधिकार है उस पर बल देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद, किस तरह से लिंग के साथ साथ वर्ग और आर्थिक जो शोषण होता है उस पर भी ये लोग आलोचना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेडिकल नारीवाद, पितृसत्तात्मक ढांचे की जड़ पर हमला करता है, यानी जो रेडिकल नारीवाद है वो जो पितृसत्ता है उसकी ही पूरी तरीके से जड़, या ये कहें पितृसत्ता को टारगेट बनाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पोस्ट कॉलोनिक नारीवाद, इसमें आप लिखेंगे वैश्विक दक्षिण की महिलाओं के अनुभवों को प्राथमिकता देता है, यानी वैश्विक जो दक्षिण है उसकी जो महिलाएं हैं उनके जो अनुभव है उनको प्राथमिकता देने का ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समालोचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो अगर हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नए सामाजिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य से देखने का मार्ग दिया है, या देखने का मार्ग खोला है। इसमें आप लिखेंगे इसमें परंपरागत शक्ति केंद्रीय दृष्टिकोण को चुनौती दी जाती है, यानी जो परंपरागत चीजें हैं उनको चुनौती देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लिंग आधारित हिंसा, युद्ध में महिलाओं की भूमिका और महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों को मुख्य धारा में लाने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो लिंग आधारित हिंसा है या फिर युद्ध में महिलाओं की भागीदारी है या फिर महिलाओं की जो वो भागीदारी है उसको बताते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। महिलाएं कितना भी कार्य करें या कितनी भी चीज़ें कर लें, बट पुरुषों द्वारा हमेशा उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि जितना पुरुष कर रहा है उतनी महिला भी कर रही है। तो आपको दोनों को ही जो भी अगर नाम हो रहा है तो नाम, अगर कुछ मिल रहा है यानी ट्रॉफी वगैरह है तो दोनों को इक्वल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए नारीवाद जो सिद्धांत है वो इस बात की आलोचना करता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी सीमाएं और आलोचना की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे कई बार इसमें अत्यधिक भावनात्मक और कम व्यवहारिक माना जाता है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ये भावनाओं में बह जाता है और व्यवहारिकता जो है वो कम रह जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सभी नारीवादी दृष्टिकोण में आपसी मतभेद और एकरूपता की कमी है, यानी सभी जो नारीवादी दृष्टिकोणक हैं, ये जो नारीवादी सिद्धांतकार हैं उसमें एकता नहीं है। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, सब लोग अपना अपना चाहते हैं, ये कहूँ सब लोग अपनी अपनी राह पे चलते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है। तो हम इसको एक कमी के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ विद्वान इसे मुख्यधारा सिद्धांत के मुकाबले अत्यधिक आलोचनात्मक और कम समाधान पूर्वक मानते हैं, यानी कुछ विचारकों का मानना है कि ये आलोचना बहुत करता है पर समाधान नहीं देता। ठीक है, इस तरह से अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ को व्यापक, समावेशी और मानवीय मानता है, यानी ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उनको व्यापक, समावेशी और मानवीय मानने का कार्य करता है। इसने उन आवाज़ों की जगह दी है जिन्हें लंबे समय तक अनदेखा किया गया है, यानी महिलाओं की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की जो आवाज़ है उन्हें बहुत लंबे टाइम तक अनदेखा किया गया है। और इसने क्या किया है, नारीवादी जो दृष्टिकोण है उन आवाज़ों को या फिर उन लोगों को एक तरह से एक मौका दिया है। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी हैं जो कि अभी हमने देखी, फिर भी यह समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अधिक न्यायसंगत और संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करता है, या फिर उसे एक तरह से अच्छी योजना या फिर संवेदनशील बनाने में एक तरह से दिशा प्रदान करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग वीडियो नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको चेकआउट नहीं किया तो आप फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको मेरी अपकमिंग हर वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, आप अपनी स्टडी टाइम टू टाइम कर पाएंगे और अपने एग्जाम से पहले ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ
साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड रही बात लास्ट क्वेश्चन की कि आपको PDF या ये कहूँ ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे सेल्फ रीड आउट करने के लिए, तो इसके लिए आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ भी नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।